Hello everyone, welcome to MBA Prep. And this video is for those students those who are planning to write CAT 2025 and they want to do the preparation from the scratch. बिल्कुल शुरू से कैसे शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अक्सर प्लान करते रहते हैं बट दे डोंट फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट, गुड स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली। तो जब हम गुड स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो दो बातें हैं यहाँ पे, क्योंकि कैट का जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दो, क्योंकि जो बच्चा पहली बार लिखेगा उसको थोड़ा सा समझ में आएगा। 3 सेक्शन होते हैं। पहला वीआरसी होता है जिसको वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा एलआरडीआई का होता है लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड जो होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको क्यूए के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो 40-40 मिनट का सेक्शनल टाइम होता है, कुल मिला के 2 घंटे का पेपर होता है। और जो है इसमें इस बार जो वीआरसी में 24 क्वेश्चन थे, बाकी सेक्शन में 22 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 66, 68 क्वेश्चन थे। 68 फॉर एवरी करेक्ट आंसर 3 नंबर मिलते हैं, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 नंबर डिडक्ट होता है। देयर इज नो डिडक्शन फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो ये तो कैट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हुआ, बट इसमें 2 बातें हैं। जो कैट का पेपर है थोड़ा सा मैथ्स की तरफ इंक्लाइंड होता है। इसमें कोई आई कैन से कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपका थोड़ा मैथ्स अच्छा है तो डेफिनेटली आपका एलआर सेक्शन भी अच्छा होगा, डीआई वाला पोर्शन जो होता है उसमें, और आपका क्वांट भी अच्छा होगा। तो 2 तरह से बच्चे कैटेगराइज हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो जिनके पास मैथ्स है या फिर जिनके पास मैथ्स नहीं है। अब जिनके पास मैथ्स है उनके लिए थोड़ा सा चीज़ों को स्टार्ट करना ईजी होता है, बिकॉज वो सब पढ़ा हुआ है, उनको रिकॉल करते हुए जाना है, और व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग द थिंग्स उनको रिकॉल होता रहता है, प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती हैं। पर थोड़ी समस्या उन बच्चों के साथ में होती है जिनका मैथ्स का कनेक्शन 10th के बाद, जनरली बच्चा 10th के बाद मैथ्स छोड़ देता है जिसको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, और 12th तक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन भी मैथ्स पढ़ते हैं। बट अगर आपने उन स्टूडेंट्स में से हैं, आई एम नॉट लाइक डिग्रेडिंग एनी वन, इज जस्ट एक जो मेरा बात कहने का तरीका है वही है कि उसमें अगर आपको 10th के बाद आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग कैट 2025 को, तो आपको किस तरह से चीज़ों को शुरू करना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मेरा जो सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इट इज़ रिलेटेड टू एलआरडीआई ऑल्सो, तो उस पर थोड़ा बात करना चाहूँगा मैं, और हालांकि इंग्लिश पे ही बात करूँगा। तो इंग्लिश पे थोड़ा अगर मैं बात करूँ तो यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, दैट विल हेल्प यू, राइट। अब न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले तो आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है, नॉलेज आपको मिलने लगती है संसार में, दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह से जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सब आपको ज्ञान मिलने लगता है। उसमें आपको अपने हिस्से के वोकेबलरी पोर्शन पे थोड़ा सा कमांड करना है। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होता है, तो उन मीनिंग को आप नोट कर सकते हैं, और उसके बाद उसका एक अच्छा खासा आर्काइव बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखा करिए और उनको रिकॉल करा करिए, डे टू डे लाइफ में उनको यूज़ करा करिए व्हाइल यू कम्युनिकेट विद एनीवन। ठीक है, तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपका वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगा। तीसरी बात क्या है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जब आप आरसी पढ़ते हैं या फिर जब आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो उसमें आपकी हेल्प होगी कि ये सेंटेंस में विच का क्या मतलब है, विच इसके बाद क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर का प्रॉपर स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। हालांकि कैट जैसे पेपर में ग्रामर का उतना रोल होता नहीं है, बट वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज़रूर से हेल्प करता है, क्योंकि जब आप बच्चा जो है वो कैट लिखता है तो बाकी एग्जाम्स भी होते हैं जहाँ पे ग्रामर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं, बट कैट में जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी रीडिंग जो स्किल्स है वो आपको इंप्रूव करनी है, और रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रीडिंग करना शुरू करें। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, रीडिंग बेसिकली कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ बच्चों को बहुत मोनोटोनस लग सकता है, बट यू हैव टू रीड, दैट टेक्स द फाइनल यू कैन से वर्डिक्ट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपका रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगा? एंड बेस्ट वे है आप एडिटोरियल थोड़ा सा पढ़ा करिए, न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, हिंदू से लेके इंडियन एक्सप्रेस या जो भी आपका, मैं एम नॉट सपोर्टिंग एनी न्यूज़पेपर, जो आपका मन है वो पढ़िए। ठीक है, तो ये तो वीआरसी खत्म हो गया। क्वांट की मैं बात करूँ, हाँ, क्वांट का जो बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड होपफुली आपने 10th तक का मैथ्स पढ़ा ही है भाई। जो भी बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है 10th का मैथ्स पढ़ता है। अब उसमें करना क्या है, कहाँ से शुरू करें? तो सबसे पहले तो अपने कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करिए। अब कैलकुलेशन का फोकस का मतलब क्या है कि अपने, जब आप डे टू डे लाइफ में चीज़ों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैथ से रिलेटेड एक्टिविटी, सामान खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं,
तो आप कैलकुलेटर छोड़ दीजिए। पहली बात तो ये, आज के बाद कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। जो भी करना है चाहे तो कॉपी पेन पे करिए, चाहे ब्रेन से करिए, मेंटली करिए, जो भी करिए हाथ पे लिख के करिए, लेकिन खुद से करिए। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट नज़र ही नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि पहला स्टेप है कि आपको कैलकुलेटर को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हालांकि कैलकुलेटर होता है एग्जाम में, बट आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू यूज़ कैलकुलेटर। तो ये तो बात रही। दूसरी बात, जो मैथ्स होती है उसमें इट इज़ लाइक के वो 10 तक की मैथ्स होती है एज पर द कैट का जो सिलेबस होता है। एंड वो कहीं ना कहीं बात ट्रू या फॉल्स दोनों है, ठीक है। तो उसमें जो अर्थमेटिक पोर्शन है वो 10 तक ही होता है बेसिकली देखा जाए। तो उसमें आपको, अगर आप बहुत ही बिगिनर लेवल पे हैं, तो क्लास 6 7 के जो रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज उसको थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। वहाँ से आपको बेसिक बेसिक चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि बहुत समय से आपने पढ़ा नहीं होगा। क्योंकि ये जो चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज रेशियो हो गया, उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, SI CI हो गया, ये 6 7 में इनका इंट्रोडक्शन होता है। तो आप उस इंट्रोडक्शन लेवल पे जाइए, फिर से रिकॉल करिए और वहाँ से आप चीज़ों को शुरू करिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी कनेक्टिविटी बनने लग जाएगी किसी भी चैप्टर के साथ में, कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेशियो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर मैं अर्थमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ठीक है। हालांकि मैं आने वाले टाइम में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 to हीरो तक मैं बात करूँगा, तो वो सब पढ़ाऊँगा, ठीक है। बट फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको खुद से थोड़ा मेहनत करना शुरू कर देना है। इट इज़ अ राइट टाइम, राइट। आपको जितना समय मिलेगा आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो ये मेरी तरफ से है कि प्लीज़ आप 6 7 8 की जो बुक्स हैं उनको थोड़ा फोकस करिए। परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये चैप्टर्स अपने कमांड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। टाइम एंड वर्क बहुत ईजी चैप्टर है एंड एक ही कंसेप्ट है उसमें, ठीक है। तो उस पर थोड़ा फोकस करिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस की मैं बात करूँ वो भी आपको मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिटेल में चला जाता है कैट के बाद, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मेरी तरफ से आप एडवाइस मान लीजिए। और उसके बाद अलजेब्रा, तो अलजेब्रा जो है वो 10th के बाद जो है कुछ मैथ्स के टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। और 10th के बाद 11th की जो, अगर आप RD शर्मा पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, लॉग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना शुरू कर दीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हालांकि 10th में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन उसके बाद जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, थोड़ा बहुत हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये थोड़ा सा 11th क्लास से टॉपिक है, आप इन पे थोड़ा कमांड करिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। फंक्शंस हो गए, फंक्शंस तो बहुत आई कैन से वेग सा भी टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको चीज़ें समझ में भी आने लगते हैं, नहीं भी आने लगते हैं। बट जो मैंने चैप्टर बोले हैं, लॉग हो गया, मॉडुलस हो गया, APGP हो गया जिसको हम प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, ये अलजेब्रा के आई कैन से जान है। आप इन पे थोड़ा कमांड करिए, ठीक है। उसके बाद हम ज्योमेट्री पे चलते हैं। 10th के बाद ज्योमेट्री है नहीं जनरली, तो 9 10th की जो बुक है प्लीज़ आप NCERT वहाँ से पढ़िए ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। उसके बाद आप RS अग्रवाल या RD शर्मा के भी क्वेश्चंस ज्योमेट्री के लगाना शुरू कर सकते हैं। ये अगर ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप खुद से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं तो पढ़ाऊंगा ही डेफिनेटली, या मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और टीचर जिससे आप पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ पढ़िएगा। बट खुद से जब तक आप चीज़ों को शुरू नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। इस बात को, सेंटेंस को कहीं चिपका लीजिए, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तो दुनिया का कोई टीचर महान नहीं होता है कि आपको आपके सिलेक्शन में हेल्प करे। वो सिर्फ आपको गाइड करता है, आपके डाउट क्लियर कर सकता है, आपकी मेंटोरशिप कर सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि आप अपना जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा करें, उसको एक्सेल करें, उसको क्रैक करें और जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है। तो 3 सेक्शन हो गए। अर्थमेटिक की बात करी मैंने, अलजेब्रा की बात करी मैंने, ज्योमेट्री की बात करी। तो ये जो तीनों सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से आपको कोई भी कम से कम 2 सेक्शन पे कमांड करनी पड़ेगी। उसके बाद होता है, उसके बाद एक और टॉपिक है, 3 टॉपिक के बाद नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। तो मॉडर्न मैथ्स बेसिकली क्लास 11 में इंट्रोड्यूस होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से। तो प्लीज़ आप क्लास 11 की परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है उसको वहाँ से कनेक्ट करिए और वहाँ से पढ़ना शुरू करिए। और वो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा जो चैप्टर है वो डे टू डे लाइफ से कनेक्ट होता है कि
4 लड़के बैठने हैं तो आपस में 2 एक साथ ना बैठे, आपके पास 5 नंबर है, आपको 3 सेलेक्ट करने हैं कि उनमें से ऑड ना आए एक साथ, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो नंबर सिस्टम है, जो हम नंबर्स बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो बहुत वास्ट हो जाता है। तो नंबर सिस्टम की जो बेसिक नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, एचसीएफ एलसीएम पे बात करना शुरू कर दीजिए। एचसीएफ एलसीएम आपको 5th 6th में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फैक्टोरियल, वहाँ पे एक वर्ड आएगा आपको समझ में, फैक्टोरियल और फैक्टर्स, तो वो उस पर थोड़ा सा कमांड करिए, ये भी आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप खुद से थोड़ा सा अपना एक सिलेबस बनाइए, उसको काम करना शुरू करिए, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना पड़ेगा। आप जितना जल्दी लेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल है, और जितना डिले करेंगे आप उसमें परेशान हो सकते हैं, ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू, डेफिनेटली मैं रिप्लाई तो करता हूँ कमेंट का, तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और अभी हम लोग 20th जनवरी पे हैं, तो दोज स्टूडेंट जो कि बिल्कुल बिगिनर लेवल से शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये मस्ट डू बातें हैं। आप नहीं करेंगे तो थोड़े समय बाद आपको ये लोड लगने लगेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत हल्का नहीं है कैट का। कैट का सिलेबस बहुत वास्ट है, अच्छा खासा सिलेबस है, लेकिन ये उन्हीं को इजी लग सकता है, या उन्हीं को ये कंट्रोल में, दे कैन कंट्रोल द सिलेबस, जिनको अच्छा कमांड होगा। तो कमांड कब होता है? प्रैक्टिस करने से। द मोर यू प्रैक्टिस इट विल बी गुड फॉर यू। आई ऑलवेज फोकस ऑन प्रैक्टिस। कम से कम डे टू डे लाइफ में जब हम बात करते हैं अपने क्लासरूम में भी, 50 क्वेश्चंस का मैं टारगेट देता हूँ स्टूडेंट्स को। आपको 50 क्वेश्चन क्वांट के करने हैं। LRDI के 3 सेट आपको डेली लगाने हैं। हाँ, जैसे आप जिम जाते हैं तो आप सेट लगाते हैं बाइसेप बनाने के लिए, तो ये काम वहाँ पे भी आपको करना है। LRDI के 3 सेट लगाने हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 40 से 50 क्वेश्चन, और RC कम से कम 3-4 RC आपको डेली सॉल्व करने हैं। तो ये डेली, आई कैन से डेली टास्क में आप आपको लिख लीजिए। अगर आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, तो आपका हेडेक है, बट एग्ज़ाम आपके हिसाब से नहीं सेट होगा ना, ठीक है। तो मेरी तरफ से बस इतना सा ही, एक तरह से कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी बिगिनर लेवल के लिए। एंड अगर आप रीटेकर हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके क्या वीक पॉइंट है, आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम में मैं उन पर भी बात करूँगा, क्योंकि रीटेकर के चैलेंज अलग अलग है। किसी का क्वांट अच्छा होता है, किसी का LR गड़बड़ होता है, किसी का VRC पंगा होता है। तो ये आपके अलग अलग वीक पॉइंट है, आपको इसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो होपफुली ये जो बातें हैं आपको कुछ समझ में आई होंगी, और आप इनको फॉलो करोगे, इम्बाइब करोगे, तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द MBA प्रेप। बहुत जल्दी से ज़ीरो से हीरो तक के जो मैथ्स के लेक्चर्स हैं बिल्कुल शुरू करूँगा, एंड यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। अगर आप मुझसे पढ़ेंगे या फिर कहीं से भी पढ़ते हैं, तो पढ़ना तो है ही है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो और कोई तरीका नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, चाहे हम कितना भी एडवांस चले जाएं। बराक ओबामा से लेके आप उसेन बोल्ट तक की बात करें, किसी भी पर्सनैलिटी की बात करिए, उसेन बोल्ट करीब अपने जीवन में 23-24 साल भागा, तब जाके दुनिया को पता चला कि सबसे फास्टेस्ट रनर है वो। है ऐसा थोड़ी है कि कल को सो के उठ के आया और आज ओलंपिक में दौड़ लगा दिया और उसके बाद उसको तमगा मिल गया कि सबसे फास्ट रनर। मेहनत होती है, ठीक है। तो समय अगर आप देंगे किसी भी चीज़ को, तो समय आपको वापस में कुछ ना कुछ रिटर्न में ज़रूर देता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर, आई कैन से, जर्नी। MBA की जो जर्नी है, कैट की जर्नी है। एंड बी कनेक्टेड। टिल देन, बाय, टेक केयर।